भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। नई सुबह, नई आशा और गुड मॉर्निंग का न्यूज डोज लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे रामधुन की। अवध में उत्सव की बयार है क्योंकि वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब राम दरबार में मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। राम दरबार में वीर बजरंगी के दर्शन भी भक्तों के लिए होंगे और साथ ही हनुमत कथा मंडप भी सजेगा। और क्या क्या होने वाला है अयोध्या में खास, सब आपके आगे बताएंगे। कहते हैं भक्ति की शक्ति से संसार चलता है और यही भक्ति की शक्ति उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान भी देखने को मिल रही है। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। केदारनाथ का क्रेज तो आपने देखा ही है, अब बद्री विशाल के दरबार में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम आपको यात्रा मार्ग की हर रौनक दिखाएंगे। शुभ समाचार में अबूझ पहेली बने मौसम की भी बात हम करने वाले हैं। मौसम की अबूझ पहेली इसलिए क्योंकि एक राज्य में बारिश का अलर्ट है तो उसके पड़ोसी राज्य में हीटवेव का अलर्ट है। तो मौसम की मनमर्जियों के बीच कैसा रहेगा वीकेंड, ये भी आगे आपको बताएंगे। वहीं कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय का ग्लैमरस अवतार भी खूब चर्चा में है। पहले दिन ऐश्वर्या राय बनारसी साड़ी और सिंदूर की वजह से सुर्खियों में रही, जबकि दूसरे दिन ऐश्वर्या ने अपने ग्लैमरस लुक से सारी महफिल को लूट लिया है। अब सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं, वो आगे आपको बताएंगे। वही शुभ समाचार में आपको ट्रेनों की सफाई का नया तरीका भी दिखाने को मिलेगा। कैसे कम वक्त में रेलवे ट्रेनों की सफाई को अंजाम दे रहा है और ये सब हो रहा है ड्रोन की मदद से। इस खबर पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। और शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। दरअसल राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम जारी है और इसी क्रम में सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके मुताबिक राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों को अब पेट्रोल पंप से फ्यूल पर पाबंदी लगा दी गई है। यह आदेश 1 जुलाई से लागू होगा, जिसमें 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को फ्यूल देने पर रोक होगी। आपको बता दें कि आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तो 10 साल पुराने वाहनों को अब डीजल नहीं मिलेगा और दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल भी नहीं मिलेगा और इसकी जांच कैसे की जाएगी? दरअसल इसकी जांच के लिए आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिससे इस बात का पता लगाया जाएगा कि किसी भी 15 साल पुरानी गाड़ी को पेट्रोल या डीजल ना दिया जाए। तो दिल्ली में पुराने वाहनों को अब फ्यूल नहीं दिया जाएगा। चलिए अब आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल अप्रैल 2025 में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि 1 जुलाई से सभी एंड ऑफ लाइफ यानी कि तय उम्र पार कर चुकी गाड़ियों को फ्यूल देना बंद किया जाए। इसमें डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल और पेट्रोल गाड़ियों के लिए 15 साल की समय सीमा तय की गई। इसके तहत 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों को नहीं मिलेगा कोई भी ईंधन, 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। ANPR कैमरे पहचानेंगे गाड़ी की उम्र की कितनी पुरानी है, इसको डीजल तो नहीं दिया जा रहा। ANPR कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़कर उसकी उम्र की पहचान करेंगे और अब तक लगभग सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ये कैमरे लगाए जा चुके हैं। सिर्फ 10 से 15 पंप ही बचे हैं जहां पर ये कैमरे बाकी हैं, तो ये काम अभी वहां पर बाकी है। अगर कोई गाड़ी तय समय सीमा से ज्यादा पुरानी पाई गई तो उसे ईंधन नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पुरानी गाड़ियों के मालिकों को NOC लेना होगा या गाड़ी को स्क्रैप करना होगा। वहीं मोटर व्हीकल एक्ट 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई भी सख्ती से की जा सकती है। और इसी के साथ परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना में यह कहा है कि अगर कोई वाहन कैमरे से या किसी अन्य निगरानी प्रणाली से पुराने वाहन के रूप में चिन्हित होता है तो उसे फ्यूल नहीं मिलेगा। इसके अलावा वाहन मालिक को या तो उस गाड़ी NOC लेना होगा तो अब ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया है।
प्रदूषण कम करने की कवायद को लेकर ये फैसला लिया गया है। नंबर प्लेट पढ़कर ही कैमरे उम्र की पहचान कर लेंगे कि ये गाड़ी 15 साल पुरानी तो नहीं है, तो उस बेसिस पर ना उसको डीजल दिया जाएगा और ना ही पेट्रोल। दिल्ली में अब ये बड़ा फैसला, क्योंकि दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ने की खबरें हर साल आती हैं और इस बार दिल्ली सरकार जो बदली है तो सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर इन कैमरों को इंस्टॉल किया गया है। तकरीबन 10 से 15 पेट्रोल पंप ऐसे होंगे जिन पर अभी भी ये काम चल रहा है और 10 से 15 पंप पर इंटरनेशनल इंस्टॉलेशन का ये काम अभी भी बाकी है और वो काम पूरा किया जा रहा है। तो अब से जो 15 साल पुरानी गाड़ी है वो दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेगी, ना ही उनको पेट्रोल दिया जाएगा, ना ही डीजल। गाड़ी पुरानी पाई जाने पर उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो सकती है। और अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश अवध में उत्सव आयोरे का। रामनगरी में यूं तो साल भर भक्ति आस्था की शीतल बयार बहती है, लेकिन ये पल बेहद खास है क्योंकि अब अयोध्या में महोत्सव की तैयारी है। यूं तो गंगा दशहरा के दिन भी यानी कि 5 जून को राम दरबार की स्थापना होगी, लेकिन आज से ही रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया है। आज राम दरबार की मूर्तियों को उनके स्थान पर लगाया जाएगा, लिहाजा आज हम रामलला के दरबार की रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम तल पर सिंहासन को तैयार कर लिया गया है जिस पर भगवान राम और माता जानकी विराजमान होंगे। वहीं भगवान हनुमान और लक्ष्मण सिंहासन के आगे बैठने की मुद्रा में रहेंगे और भरत और शत्रुघ्न सिंहासन के पीछे खड़े मुद्रा में विराजमान होंगे। जब प्रतिमाओं को उनके स्थान पर स्थापित किया जाएगा तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस शुभ घड़ी में साक्षी बन सकते हैं। वहीं आज अयोध्या में हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण भी होने जा रहा है। हनुमानगढ़ी में कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी अयोध्या में नवनिर्मित हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण करेंगे। आज का दिन राम भगवान के भक्तों के लिए बेहद खास है। आज अयोध्या में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर रहने वाला है। नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आज विशेष रूप से चहल पहल है, क्योंकि अब वो पल आने वाला है जिसका करोड़ों भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आज श्री राम मंदिर में पहली मंजिल पर राम दरबार की स्थापना का काम शुरू होने जा रहा है। आज ही राम मंदिर के प्रथम तल पर भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की प्रतिमा लगाई जाएगी और स्थापित की जाएगी। इसके बाद 3 जून से 5 जून तक विधि विधान से इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया जाएगा। जानकर हर्ष होगा और आपके माध्यम से लाखों अन्य लोगों को कि प्रमुख मंदिर का निर्माण कार्य 5 जून यानी आने वाले इस महीने में 5 जून को पूजा के साथ स्थापना हो जाएगी। जब मैं प्रमुख मंदिर आपको बता रहा हूं तो जैसा आपको मालूम है कि उसके भूतल पर ग्राउंड फ्लोर पे पहले ही रामलला की स्थापना 2024 में हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में थी। अब जो कार्य पूरा हो गया उसके बाद मंदिर का प्रथम तल और दूसरा तल और उसके ऊपर शिखर, ये निर्माण कार्य पूरा हो गया है और प्रथम तल में राम दरबार की स्थापना होगी। राम दरबार में भगवान राम, सीता, उनके भ्राता और हनुमान जी हैं। उनकी मूर्तियां जयपुर में शिल्पकार
ने उस मूर्तियों को बनाया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा इस बात की जानकारी पहले ही दे चुके हैं कि राम दरबार में लगाई जाने वाली मूर्तियों को राजस्थान के जयपुर के मकराना मार्बल से तैयार किया गया है। और 3 तारीख से पूजा जब शुरू होगी तो जो एक प्रतिष्ठान का कार्यक्रम होता है और एक गर्भगृह में उनकी स्थापना भगवान की होगी, वह 5 जून को हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रमुख मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसी के साथ 5 जून को ही कुल मिलाकर जो अन्य छोटे मंदिर बने हैं उनको भी दर्शन के लिए सुविधा अब मिलेगी। आज सभी मूर्तियों को राम मंदिर के प्रथम तल पर बने आसन पर विराजित किया जाएगा। खबर है कि इसके लिए प्रथम तल पर सिंहासन तैयार किया गया है, जिस पर भगवान श्री राम और माता जानकी विराजमान होंगे। हनुमान और लक्ष्मण सिंहासन के आगे बैठने की मुद्रा में रहेंगे। वहीं भरत और शत्रुघ्न सिंहासन के पीछे खड़े मुद्रा में विराजमान होंगे। मंदिर में मूर्तियों की स्थापना के लिए ट्रस्ट ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और परकोटा सहित अन्य मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को संपन्न होगी। महर्षि वाल्मीकि जी, जिनकी रामायण हम आप जानते हैं, जिन्होंने उस कार्यकाल में समय व्यतीत किया है, उनकी मूर्ति है। अगस्त्य मुनि की मूर्ति है, अहिल्या जी की है, सबरी माता की है, निषाद जी की है, वशिष्ठ जी की है। तो ये मूर्तियां जो 7 हैं, इनका भी कार्य पूर्ण हो गया है और इनकी भी पूजा प्रतिष्ठा 5 जून को होगी। और जो परकोटा है, जो मंदिर के चारों तरफ लगभग 1.4 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में है, उस परकोटा में 6 मंदिर हैं। वो जो 6 मंदिर हैं उसमें दुर्गा माता हैं, अन्नपूर्णा जी हैं, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, शिव जी हैं और सूर्य भगवान हैं। तो इनकी मूर्तियां भी अब स्थापित हो जाएंगी, वो आ गई हैं। इनकी भी पूजा प्रतिष्ठा 5 जून को हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालु राम दरबार और अन्य मंदिरों के दर्शन पूजन कर सकेंगे। इसके लिए हर रोज 750 से 1000 पास जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या में उत्सव उमंग है। जाहिर है रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी अब अंतिम चरण में है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण करेंगे और यह आधुनिक सुविधाएं वाला कथा मंडपम 17,000 वर्ग फीट में बना है। यहाँ पर 4,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मंच में सामने की ओर राम दरबार की आकृति है और मंडप की दीवारों पर राम कथा के प्रसंगों का चित्रण भी किया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 16 कमरों वाले अतिथि गृह का भी अनावरण करने वाले हैं। हनुमत कथा मंडपम के बाहरी परिसर में भव्य उद्यान भी तैयार किया गया है और पार्किंग की भी समुचित व्यवस्था वहां पर की गई है। राम भक्तों के लिए दूसरा शुभ समाचार ये है कि रामलला का दरबार सज रहा है और तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज प्रतिमाओं को उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा और इसी के लिए हम आपको बता दें कि 5 जून यानी कि गंगा दशहरा के दिन इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके बाद भक्त प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के साथ ही राजा राम के भी दर्शन कर सकेंगे। जाहिर है राम भक्तों को इस शुभ घड़ी का बेसब्री से इंतजार है। राम दरबार के अलावा मंदिर के परकोटे में गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा, अन्नपूर्णा माता, सूर्य भगवान की प्रतिमा के अलावा पहले मंजिल पर दंडधारी सप्तऋषि की मूर्तियां तैयार की गई हैं। 25 कलाकारों ने लगभग साल भर में 19 शिलाओं से 19 प्रतिमा तैयार की हैं। ये सब आपको अब देखने को मिलेगा। और अब आपको लेकर चलते हैं चारधाम यात्रा पर। चारधाम यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों की तादाद दिनों दिन अब बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन करने के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन का नया रिकॉर्ड भी बन रहा है। मौसम की बेरुखी भी लोगों का हौसला नहीं तोड़ पा रही। आस्था और श्रद्धा से भरपूर लोग बाबा के दर्शन की अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इस बार चारधाम यात्रा में अभी तक सबसे अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि 2
2 मई को कपाट खुलने के बाद से अब तक यानी कि 21 दिनों में 4,77,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। और इस बीच अगर आप भी चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो हेल्थ को लेकर जागरूक रहे। बदलते मौसम के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी करके यात्रा के लिए निकले। केदारनाथ धाम में हर हर महादेव का उद्घोष गूंज रहा है। बाबा केदार के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों का आगमन लगातार जारी है। केदारपुरी में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर व्यक्ति अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। मौसम की बेरुखी भी लोगों का हौसला नहीं तोड़ पा रही है। आस्था और श्रद्धा से भरपूर लोग बाबा के दर्शन की अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ लगी कतारों में डटे हुए हैं ताकि महादेव के दर्शन पूजन का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर से केदारनाथ धाम आने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है और नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इस बार चारधाम यात्रा में अभी तक सबसे अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के धाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 मई को कपाट खुलने के बाद 21 दिनों में अब तक 4,77,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच चुके हैं। गुरुवार 22 मई को 24,158 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाई। इससे पहले शुरुआती 20 दिनों में 4.5 लाख से अधिक श्रद्धालु केदार धाम में दर्शन करने पहुंचे, जो एक नया रिकॉर्ड है। मंदिर के कपाट खुलने के शुरुआती 4 दिनों में ही 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदार धाम पहुंचकर नया कीर्तिमान कायम किया। वहीं कपाट खुलने के पहले ही दिन 30,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे। यह भी एक रिकॉर्ड है। बात करें बद्री विशाल धाम की तो यहाँ भी लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। खास तौर से मौसम से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद बद्रीनाथ धाम आने वालों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 4 मई को कपाट खोले जाने से लेकर अब तक 3,14,350 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। 22 मई गुरुवार को 19,486 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए। ऐसा कहते हैं बद्री का आश्रम में 18 दिन में 3 लाख से ऊपर यात्री दर्शन कर चुके हैं और जिस प्रकार से पहले 13-15 हजार यात्री करता था, वो 20,000 के ऊपर प्रत्येक दिन यात्री दर्शन कर रहा है। और जिस प्रकार से माणा में पुष्कर कुंभ चल रहा है, उसमें तमाम देश के 2 लाख यात्री दर्शन कर रहे हैं, तो उनका भी कुंभ बड़े सुंदर तरीके से चल रहा है। बद्री विशाल और बाबा केदार के प्रति आस्था और श्रद्धा तो असीम है, लेकिन केवल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों का भी उल्लास चरम पर है। अक्षय तृतीया के अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले जाने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू होती है। इस तरह से इस बार पावन यात्रा के 24 दिनों में अभी तक 2,21,492 से अधिक श्रद्धालु यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। गुरुवार 22 मई को 10,584 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन किए। वहीं चारधाम यात्रा के दूसरे पड़ाव गंगोत्री धाम में अभी तक 2,07,250 से अधिक श्रद्धालु मां गंगा का दर्शन पूजन कर चुके हैं। गुरुवार 22 मई को 11,050 श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन किए। कुल मिलाकर संपूर्ण चारधाम यात्रा में इस बार तीर्थयात्रियों का खास उत्साह नजर आ रहा है। यही कारण है कि चारधाम यात्रा में हर पड़ाव पर लगातार तीर्थयात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। 30 अप्रैल से शुरू हुई इस तीर्थ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अभी तक 12,20,000 के पार पहुंच चुका है। हर दिन 60,000 से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। गुरुवार 22 मई को 65,278 श्रद्धालु चारों धाम दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। चार धामों में जो तीर्थ यात्रियों का उत्साह देखकर बनता है। चारों धाम में यात्री जिस प्रकार से उमड़ रहे हैं, मौसम की गति भी भले ही खराब है, लेकिन जहां भी यात्राएं चल रही है, शासन प्रशासन तत्काल उन मार्गों को खोलने का प्रयास कर रहा है और व्यवस्थाएं हैं। उस समय जिस प्रकार से प्रशासन चारों धामों की यात्रा पे जहां भी रोड ब्लॉक की संभावना होती है, प्रशासन वहां से तत्पर से खड़ा है। प्रयास किए जा रहे हैं कि तीर्थयात्रियों को यात्रा मार्ग में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और हर धाम पर पहुंचने के बाद दर्शन पूजन में भी उन्हें सहूलियत हो। इसीलिए प्रशासन की ओर से इस बात का खास जोर दिया जा रहा है कि लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करवाकर ही तीर्थ यात्रा पर निकले और रास्ते में मौसम के हालत पर जरूर नजर रखें। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोरी और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में लाफ्टर योगा का आयोजन किया गया है। जयपुर पुलिस आयुक्त की तरफ से इस योग सेशन का आयोजन हास्यम संस्था की ओर से किया गया है। पुलिसकर्मियों के लाभ के लिए आयोजित लाफ्टर योगा सेशन में भारी संख्या में यहां पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे और इसका मकसद काम के जो दबाव है उसके बीच अपने मन को सुकून देना है। देखने की कोशिश करें, आंखें बंद रहेगी। बात कर लेते हैं ऐश्वर्या राय की। ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है। इससे पहले भी ऐश्वर्या कई बार अपने ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में रही हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर ऐश्वर्या हर साल खूबसूरत और रॉयल लुक से जलवा बिखेरती हैं और इस बार ऐश्वर्या की सादगी और खूबसूरती दोनों की खूब तारीफ हो रही है। फैंस हर साल उनके कांस लुक का इंतजार करते हैं और ऐश्वर्या भी कभी भी अपने फैंस को निराश नहीं करती। इस बार भी उन्होंने किसी को निराश नहीं किया, फिर चाहे वो ट्रेडिशनल हो या फिर मॉडर्न लुक। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर ऐश्वर्या राय ने बनारसी साड़ी और सुर्ख सिंदूर का कॉम्बिनेशन कैरी किया। कांस में पारंपरिक भारतीय लिबास की नुमाइंदगी कर रही ऐश्वर्या के सिंदूर की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई है। सिंदूर का मान और उसका सम्मान एक हिंदुस्तानी के लिए कितनी बड़ी बात है। कान के रेड कारपेट पर ऐश्वर्या की झलक से साबित हो गया। कल तक जिस सिंदूर की पहचान सुहाग की निशानी तक सिमट कर रह गई थी, अब वो सिंदूर सेना के शौर्य और आतंक के खात्मे के संकल्प की निशानी बन चुका है। इसलिए जब भारतीय संस्कारों और मांग में सिंदूर को समेटे ऐश्वर्या कान के रेड कारपेट पर उतरी, उनके इस रूप की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। मनीष मल्होत्रा के डिजाइन की गई साड़ी में ऐश्वर्या केवल खूबसूरत ही नहीं लगी, बल्कि उनका ये रूप भारत की परंपरा और धरोहर की प्रस्तुति बन गया। आइवरी रंग की बारीक बुनी बनारसी साड़ी और हाथ से तैयार टिश्यू का दुपट्टा ऐश्वर्या को अलग लुक दे रहा था। इसके अलावा गले में 500 कैरेट से ज्यादा माणिक और अनकट हीरों के हार से ऐश्वर्या ने महफिल लूट ली, लेकिन इन सब पर ऐश्वर्या का सिंदूर भारी नजर आया। ऐश्वर्या के लुक ने कान में केवल फैशन के हिंदुस्तानी रंग का ही प्रतिनिधित्व नहीं किया, बल्कि जिस दौर में दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर रही, उस वक्त उन्होंने भारत के संकल्प की मुरादी भी कान के इस मंच से की। ऐश्वर्या के इस सुर्ख लाल सिंदूर को उन लोगों के लिए भी करारा जवाब माना जा रहा है जो अब तक उनके और उनके पति अभिषेक बच्चन के बीच उनकी दूरियों की बातें कर रहे थे। कान में अपने सिंदूर से संदेश केवल ऐश्वर्या ने दिया हो ऐसा नहीं है। समझने वालों ने अदिति राव हैदरी के इस लुक के भी मतलब निकालने शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि सुर्ख लाल रंग की कोरी साड़ी और मांग में सिंदूर ने इस फेस्टिवल पर अपनी अलग छाप छोड़ी है। लाल रंग भारतीय परंपरा में शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अदिति राव हैदरी के शाही अंदाज से अलग उनकी इस साड़ी को भी ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐश्वर्या के सिंदूर और अदिति राव हैदरी की साड़ी के बीच मॉडल और एक्ट्रेस रुचि गुर्जर का कान लुक भी काफी चर्चा में है। एक्ट्रेस क्लासिकल राजस्थानी ब्राइडल लुक के साथ कान में शामिल हुई। इस दौरान उनके नेकलेस ने सबका ध्यान खींचा। दरअसल उनके नेकलेस में कमल के फूल के डिजाइन पर पीएम मोदी की फोटो लगी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ये पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या ने कांस फिल्म फेस्टिवल में लोगों का दिल जीता है। इससे पहले भी ऐश्वर्या कई बार अपने ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में रही हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर ऐश्वर्या हर साल खूबसूरत और रॉयल लुक से जलवा बिखेरती है और इस बार ऐश्वर्या की सादगी और खूबसूरती दोनों की खूब तारीफ हो रही है। फैंस हर साल उनके कांस लुक का इंतजार करते हैं और ऐश्वर्या भी कभी भी अपने फैंस को निराश नहीं करती। इस बार भी उन्होंने किसी को निराश नहीं किया, फिर चाहे वो ट्रेडिशनल हो या फिर मॉडर्न लुक।
और अब बात कर लेते हैं मौसम की पहेली की। मौसम इन दिनों ऐसे खेल खेल रहा है कि कब बारिश हो जाए, कब तेज धूप निकल जाए, पता ही नहीं चलता। देश के कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है तो कहीं तेज धूप है। बात राजधानी दिल्ली की करें तो मौसम विभाग ने दिल्ली में आज तूफान और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस बदलते मिजाज के साथ ही फिलहाल हीट वेव नहीं चलने की जानकारी दी गई है। लिहाजा माना जा सकता है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में वीकेंड खुशगवार रहने की उम्मीद है। वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों और हिमाचल के पहाड़ों में भी अच्छी बरसात के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम भले ही गर्मी का है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में फिलहाल तपिश से राहत के आसार नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले जोरदार आंधी के बाद अभी भी राजधानी में सुहाना माहौल बरकरार रह सकता है। इसकी भरपूर उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि आज ही नहीं बल्कि आने वाले कई दिनों तक दिल्ली और आसपास मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। तेज हवाएं चल सकती है और हल्की बारिश भी हो सकती है और उमस के एहसास में कमी आ सकती है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है दिल्ली में और वेरी लाइट रेन से लाइट रेन की एक्टिविटी हो सकती है। विंड स्पीड जो है आपकी 20 से 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक की भी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान जो है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रहेंगे और बीच में अगले 5 दिनों के दौरान कुछ एक दिनों में 37 से 39 डिग्री भी आ सकते हैं और फिर ये मतलब 40 डिग्री के आसपास 40 से 40 डिग्री के आसपास ये रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को पंजाब और हरियाणा के आसपास चक्रवाती गतिविधि का खास असर दिल्ली और एनसीआर में भी देखने को मिला। लिहाजा जहां एक और दिल्ली में 40 डिग्री तापमान में 50 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास हो रहा था, वहीं आंधी और बारिश के बाद माहौल बिल्कुल बदला हुआ दिखा। बुधवार शाम को आई बहुत तेज आंधी और बारिश का सीधा असर तापमान पर पड़ा। दिल्ली में अधिकतम तापमान से औसत में 5.5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई और गुरुवार की सुबह गर्मी से राहत दिलाने वाली रही। राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर 20.8 डिग्री सेल्सियस हो गया, जो मौसम के सामान्य तापमान से 5.9 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं मौसम विभाग की माने तो बारिश के आसार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी है। अरब सागर में बने दबाव के कारण मुंबई से लेकर गोवा समेत आसपास के तमाम इलाकों में बारिश के आसार हैं। गोवा में अगले 3 दिनों के लिए आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी की गई है। यहाँ पर रेड अलर्ट दिया गया है और इसके आसपास के जो क्षेत्र मध्य महाराष्ट्र है और जो बाकी के जो वेस्ट कोस्ट के इलाके हैं वहां पर आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग जारी की गई है। उधर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भी आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 28 मई तक बारिश हो सकती है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोनल और सिरमौर जिले के कुछ स्थानों पर ओले पड़ने और अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल के मैदानी इलाकों में तापमान 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। लेकिन बारिश के बाद पारा गिर सकता है और मौसम और भी खुशगवार हो सकता है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब हर जगह तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में ट्रेनों की सफाई के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल होना होगा। दरअसल अब असम में कामाख्या रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की ड्रोन से सफाई की गई। ट्रेनों और रेलवे स्टेशंस को साफ सुथरा रखने के लिए अपनाई जा रही इस तरीके को लोग सराह रहे हैं और ट्रेन का सफाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। असल में जब ट्रेन लास्ट स्टेशन पर पहुंचती है और सभी यात्री उतर जाते हैं तो अगली यात्रा के लिए ट्रेन को साफ किया जाता है। अमूमन ट्रेनों की मैनुअल सफाई होती है, जहां पर कुछ सफाई कर्मी पाइप से पानी डालकर पूरी ट्रेन की सफाई करते हैं। मगर अब वक्त बदल चुका है और इंडियन रेलवे तकनीक के जरिए इस काम को करवा रहे हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में यूनिवर्सल के एक नए थीम पार्क को आम जनता के लिए खोला गया है। ये पार्क यहां पर आने वाले लोगों को हैरी पॉटर, सुपर मारियो, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन और दूसरे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की दुनिया में ले जाएगा। एपिक यूनिवर्स से ऑरलैंडो की स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलने वाला है और वैसे भी ऑरलैंडो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पर्यटन उद्योग के चलते दुनिया की मनोरंजन राजधानी के रूप में जाना जाता है। ग्रीस अपने वाइल्ड फायर सीजन में प्रवेश करने जा रहा है, जहां पर हर किसी को जंगलों में आग लग जाना एक आम बात मानी जाती है। क्लाइमेट चेंज के चलते आग की लपटें यहां लगातार विनाश को अंजाम दे देती हैं। इसलिए देश ने आग बुझाने के लिए कल एक फायर फाइटिंग ड्रिल आयोजित की, जिसमें फायर फाइटर्स, रेस्क्यू करने वाले और सेना ने हिस्सा लिया। यहां पर फायर ट्रक्स पहुंचे, एयरक्राफ्ट में पानी भरा गया और फिर आग की लपटों पर इनके जरिए पानी की बौछारें की गई। समुद्र तट के शहर लावरिया में इस ड्रिल को अंजाम दिया गया है।